दोस्तों, कुछ टेक्निकल कारण से क्लास कट गया था। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक यानी शिक्षण सूत्र के बारे में, पहला हम लोगों ने पढ़ लिया था सरल से जटिल की ओर। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे जाते हैं जिसका नाम है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें हम लोग जानते हैं छात्रों को पहले वाली बातें बतानी चाहिए जिनका छात्रों को पूर्व ज्ञान है, फिर उसे आधार बनाकर उनका संबंध नवीन ज्ञान से कराना चाहिए। इसलिए शिक्षक पहले पढ़ाए हुए विषय वस्तु को कक्षा में संक्षिप्त रूप से बता सकता है या इसका कुछ उदाहरण भी दे सकता है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों को पहले सरल तथा मूर्त पदार्थों के विषय में ज्ञान देना चाहिए, बाद में उन्हें अमूर्त या सूक्ष्म तत्वों के विषय के बारे में जानकारी देनी चाहिए। प्रतिमान या चार्ट के सहारे किसी वस्तु का वर्णन करना सरल होता है। फिर हम लोग का अगला पॉइंट है अनिश्चित से निश्चित की ओर। आइए देखते हैं। शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता होती है, धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती है। शिक्षक का कार्य उनकी शंकाओं का निवारण करना होता है। फिर हमारा अगला नंबर है विशेष से सामान्य की तरफ। इसमें देखते हैं पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और बाद में उन्हीं उदाहरणों या दृष्टांतों के माध्यम से उनमें सामान्य सिद्धांत स्थापित किए जा सकते हैं। इसको आगमनात्मक तर्क भी कहा जा सकता है। फिर हमारा अंतिम है छठा नंबर है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। आइए जानते हैं इसमें। पहले वह पढ़ाया जाए जो छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुकूल हो, तत्पश्चात विषय सामग्री के तार्किक क्रम पर ध्यान दिया जाए। फिर हमारा सातवां नंबर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। आइए जानते हैं इसमें। विश्लेषण व संश्लेषण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों ही छात्रों को स्पष्ट एवं निश्चित तथा सुव्यवस्थित ज्ञान देने में सहायक होते हैं। एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों को किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाता है जिसे विश्लेषण कहा जाता है। फिर संश्लेषण के द्वारा उस ज्ञान को व्यवस्थित करके स्थायित्व प्रदान करता है। हमारा अगला पॉइंट है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर आइए जानते हैं इसमें। गेस्टाल्ट या समाविष्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पहले पूर्ण का संज्ञान होता है और बाद में उसके अंशों का। पहले हम वृक्ष को देखते हैं और फिर उसकी तना, शाखाएं, पत्ते इत्यादि। शिक्षण में पहले विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने रखा जाए, फिर धीरे धीरे उसके विभिन्न भागों के विषय में ज्ञान दिया जाए तो शिक्षण अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगा। नौवां है हमारा प्रकृति का अनुसरण। छात्रों को उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। जहाँ तक संभव हो शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। यह सिद्धांत भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने में और भी अधिक अनुकरणीय हो जाता है। फिर हमारा 10वां नंबर है इंद्रियों का प्रशिक्षण। मॉन्टेसरी और फ्रोवेल इस सिद्धांत के प्रमुख उत्पादक हैं। वो कहते हैं कि हमारी 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा को ज्ञान के प्रवेश मार्ग के रूप में जाना जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनमें से सबका अधिकतम उपयोग करना चाहिए। श्रव्य दृश्य उपकरणों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं शिक्षण के सिद्धांत के बारे में, यानी कि टीचिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देखते हैं हम लोग।
शिक्षण निम्न सामान्य और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे सामान्य सिद्धांत क्या होते हैं शिक्षण के। तो पहला है प्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। देखते हैं इसमें, यह छात्रों के बीच नई बातें जानने की जिज्ञासा पैदा करता है। फिर हमारा दूसरा है गतिविधि का सिद्धांत। फ्रोवेल की किंडरगार्टन की अवधारणा इसी पर आधारित है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियों को सम्मिलित करता है। फिर हमारा अगला पॉइंट है तीसरा, रुचि का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। शिक्षार्थी और समुदाय के बीच वास्तविक रुचि पैदा करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। फिर हमारा चौथा है जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। जीवन एक निरंतर अनुभव है और शिक्षण अधिक अस्थायी रूप से जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। फिर हमारा अगला है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। यह सिद्धांत शिक्षण संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग और सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। और हमारा छठा उद्देश्य है व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानने का सिद्धांत। हर छात्र ज्ञान, मनोदृष्टि, योग्यता, क्षमता और सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में भिन्न होता है। शिक्षण पद्धति को ऐसे तैयार किया जाना चाहिए कि सभी छात्र जीवन में समान अवसर का लाभ उठा सके। फिर हमारा सातवां सिद्धांत है चयन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। देखते हैं इसमें, ज्ञान का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। शिक्षक शिक्षार्थी को उद्देश्यों के अद्यतन यानी अपडेटेड और अधिक प्रासंगिक सामग्री को लेने में सक्षम होना चाहिए। फिर हमारा आठवां उद्देश्य है योजना का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। हर शिक्षक के निश्चित समयबद्ध उद्देश्य होते हैं, इसलिए शिक्षण संसाधनों का उपयोग अनुकूलतम बनाने के लिए व्यवस्थित होना चाहिए। फिर हमारा नौवां सिद्धांत है विभाजन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। अधिकतम को सरल बनाने हेतु विषय को इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए और इकाइयों के बीच में यथासंभव स्थापित भी किया जाना चाहिए। फिर 10वां नंबर सिद्धांत है संशोधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण को अधिक अस्थायी बनाने के लिए अर्जित ज्ञान को तुरंत और बार बार संशोधित किया जाना चाहिए। नंबर 11 है सृजन और पुनः सृजन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत कक्षा के वातावरण को हास्यपूर्ण और रचनात्मक बनाने के लिए यह सिद्धांत बहुत ही आवश्यक होता है। फिर नंबर 12 है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। यह सिद्धांत छात्रों को विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन पर बल देता है। यह शिक्षार्थियों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को विकसित करने में सहायता देता है। तो ये रहा हम लोगों का शिक्षण का सामान्य सिद्धांत। अब हम लोग आगे देखते हैं शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यानी कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। आइए देखते हैं इसमें पहला नंबर सिद्धांत है प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। इसके अंतर्गत यह है कि शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हर छात्र एक अलग मनोवैज्ञानिक रूप से होता है और एक छात्र को उसकी प्रेरणा और ज़रूरतों की पहचान करवाकर ही प्रेरित किया जा सकता है। फिर नंबर 2 है मनोरंजन का सिद्धांत। मनोरंजन लंबी अवधि तक चलने वाली कक्षाओं की थकान को मिटाता हो, एक रास्ता को तोड़ता है। यह छात्रों को पुनः सीखने के लिए ऊर्जा भी प्रदान करता है। फिर है हमारा अगला सिद्धांत पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत। यह सिद्धांत विशेष रूप से छोटे बच्चों के संदर्भ में सत्य होता है।
नंबर 4 है रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत को विशेष रूप से गणित और भाषा को सीखने के लिए लागू किया जाता है। फिर 5वां है सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। यह सिद्धांत छात्रों को प्रेरित करता है। फिर अगला है प्रबलन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। छात्रों को वांछित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। और नंबर 7 है इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत। शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग अस्थायी अधिगम के प्रयोजन के लिए किया जाता है। फिर आगे देखते हैं। फिर 8वां नंबर हमारा सिद्धांत है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। यह सिद्धांत शिक्षक द्वारा अपनी त्रुटियों की पहचान करने और समस्या के उचित समाधान का सुझाव देने संबंधी है। आइए देखते हैं। एक प्रश्न है, नीचे शिक्षार्थियों के कुछ विशेषताओं को सूचीबद्ध किया गया है, इनमें से उन्हें पहचानें जो प्रभावी शिक्षण में सहायता प्रदान करते हैं। पहला है शिक्षक के लिए शिक्षार्थी का सम्मान, यानी शिक्षक के लिए शिक्षार्थी के मन में सम्मान होना चाहिए। फिर दूसरा है शिक्षार्थी का मानसिक क्षमता स्तर। फिर अगला है शिक्षार्थी के पूर्व अनुभव। नंबर 4 है संबंध के प्रति शिक्षार्थी की रुचि का स्तर। फिर नंबर 5 है शिक्षार्थी का पारस्परिक संबंध स्तर। और छठा है समाज के बारे में शिक्षार्थी का दृष्टिकोण। और नीचे विकल्प दिए गए हैं, तो देखिए इसमें कौन कौन सा विकल्प हमको सही लग रहा है। नंबर 2 है शिक्षार्थी का मानसिक स्तर, ये ठीक है। फिर नंबर 3 है शिक्षार्थी के पूर्व का अनुभव भी होना चाहिए। और नंबर 4 है संबंध के प्रति शिक्षार्थी की रुचि का स्तर। और नंबर 6 है समाज के बारे में शिक्षार्थी का दृष्टिकोण। इसलिए हमारा उत्तर जो है डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला पॉइंट है रॉबर्ट गैगने से प्रभावित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। आइए देखते हैं इसमें। रॉबर्ट गैगने ने 1916 से 2002 के काल में एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1940 के दशक में शिक्षा के विज्ञान को मुख्य प्रवर्तक इनको माना जाता है। 1965 में पहली बार प्रकाशित द पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग इनके द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है। इसको जो है मानसिक स्थितियों की पहचान करने के प्रभावी रूप से अधिगम के लिए इसको आवश्यक माना गया है। इन्होंने 9 चरणीय प्रक्रिया भी बनाई जो प्रभावी अधिगम के लिए प्रत्येक आवश्यक तत्व को विस्तृत करती है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से इनके जो 9 पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट से हमारा ध्यान आकर्षित करना, और ये है अभिनंदन विधि से। आइए इसको समझते हैं। शिक्षक का सर्वप्रथम उद्देश्य अभिनंदन के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। इसके लिए निम्न ढंग अपनाए जा सकते हैं। क्या क्या ढंग है भाई, देखते हैं। ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ नवीन, असामान्य या आश्चर्यजनक प्रयोग कर सकते हैं। अगला है ऐसा विचार उत्तेजक प्रश्न प्रस्तुत करेंगे जो छात्रों को सोचने पर विवश कर दे। अगला है कक्षा में छात्रों को अन्य छात्रों से प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए कहेंगे। ये रहा हमारा पहला। फिर दूसरा है शिक्षार्थियों को उद्देश्य के बारे में सूचित कराना। छात्रों के प्रोत्साहन के लिए यह बताना आवश्यक है कि वे कक्षा या सत्र के अंत तक क्या करने में
सक्षम होंगे। इसके लिए उनमें क्या करेंगे, विस्तार से वर्णन करें कि छात्रों को क्या करना है। पहला पॉइंट हुआ हमारा। दूसरा पॉइंट है छात्रों को सफलता के मापदंड बताएंगे या मानदंड बताएंगे। और अगला है छात्रों को यह भी बताएंगे कि अधिगम से उनको क्या लाभ मिलने वाला है। जब बच्चों को प्रतिफल बताया जाता है तो उनको उस कार्य को करने में बहुत ही अलग तरह का आनंद आता है। आइए देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट है पूर्व स्थिति के अधिगम को याद करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। देखते हैं अपने द्वारा प्रस्तुत की जा रही नई जानकारी को किसी ऐसी चीज़ से जोड़कर समझने में विद्यार्थियों की सहायता करें जो वे पहले से जानते हैं। यानी बच्चा जिस बात को जानता है उसी को जोड़ करके हमको बच्चों को पढ़ाना है। फिर अगला है छात्रों से विषय के पूर्व ज्ञान के बारे में भी हम लोग प्रश्न करेंगे। फिर अगला है पिछली अवधारणाओं के बारे में छात्रों की समझ के बारे में बात करें। अगला है छात्रों को उनके द्वारा सीखे जा रहे अनुभव के समान एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। फिर अगला है कम अनुभवी छात्रों के समूह में काम करने के लिए अधिक अनुभव वाले छात्रों को बैठाएं। नंबर 4 है हमारा सामग्री प्रस्तुत करना। देखते हैं इसमें हमें यहाँ अधिगम की रणनीति का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए छात्रों के समक्ष नई जानकारी के साथ सामग्री प्रस्तुत करें ताकि आपका निर्देश प्रभावी हो। सामग्री को सार्थक तरीके से व्यवस्थित और खंडित करें और आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण दें। इसमें पॉइंट वाइज है अपनी जानकारी को ऐसे स्पष्ट तरीके से व्यवस्थित करें जिसे समझना सरल हो। विषय के लिए प्रमुख शब्दावली साझा करें, उदाहरण प्रदान करें, अलग अलग शिक्षण शैलियों के अनुरूप विभिन्न मीडिया यानी वीडियो प्रदर्शन, पावर पॉइंट, व्याख्यान, पॉडकास्ट, समूह कार्य इत्यादि एक ही सामग्री के कई संस्करण प्रस्तुत करें। 5वां नंबर हमारा पॉइंट है शिक्षण मार्गदर्शन प्रदान करना। देखते हैं छात्रों को सामग्री सीखने में सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न रणनीतियों और संसाधनों के मिश्रण का उपयोग करें। इसमें आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करें जैसे संकेत, सूत्र और संकेत आंसू। फिर है अधिगम की विभिन्न रणनीतियों का मॉडल तैयार करें जैसे अवधारणा मानचित्र, भूमिका निभाना और प्रत्यक्षीकरण। फिर अगला पॉइंट है शिक्षक को उदाहरण के साथ गैर उदाहरणों का भी उपयोग करना चाहिए ताकि छात्र यह भी सीख या देख सके कि क्या नहीं करना है। फिर हमारा अगला है इसमें ज्ञान निर्माण और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग का समर्थन करने के लिए वस्तु स्थिति, प्रकरण या व्यष्टि अध्ययन, उपमाओं और रूपकों का प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट है सांकेतिक और त्वरित शिक्षा में सिमोनिक्स से सहायता लेनी चाहिए। हमारा अगला और 6ठा नंबर पॉइंट है प्रदर्शन का पता लगाना यानी रिस्पॉन्डिंग। छात्रों को उनके नए कौशल, ज्ञान या व्यवहार को आंतरिक बनाने में सहायता करने के लिए कुछ सक्रिय कार्य करने चाहिए। इससे यह पता चलता है कि वे अवधारणाओं को किस सीमा तक समझते हैं। इसमें आगे दिया हुआ है कि छात्रों से उनके नए अर्जित व्यवहार के साथ कुछ करने के लिए कहें। फिर पॉइंट दिया है छात्रों से गहन प्रश्न प्रस्तुत करें और छात्रों को अपने सहपाठियों के साथ सहयोग करने के लिए भी कहेंगे। अगला पॉइंट है छात्रों को जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे याद करने, फिर से देखने और दोहराने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला है छात्रों से बुनियादी ज्ञान पर विस्तृत प्रतिक्रिया देने के लिए कहेंगे। अगला पॉइंट है वास्तविक दुनिया के संदर्भों में सामग्री प्रदान करने, ज्ञान को एकीकृत करने में छात्रों की सहायता करेंगे। फिर हमारा अगला पॉइंट है प्रतिक्रिया प्रदान करना यानी कि रीइंफोर्समेंट। आइए देखते हैं इसमें
छात्रों को उनके प्रदर्शन पर तत्काल प्रतिक्रिया दें। उनको यह भी समझाएं कि वे रचनात्मक तरीकों से सही या गलत क्यों हैं। तो इसमें पॉइंट दिया हुआ है, छात्रों को बताएं कि उन्होंने क्या किया या करने वाले थे। छात्रों को बताएं कि उनकी प्रतिक्रिया कितनी सटीक थी और उन्हें सुधारने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, यानी सुधारात्मक और उपचारात्मक प्रतिक्रिया। छात्रों को उत्तर खोजने में सहायता करें, लेकिन उत्तर को नियमित ढंग से प्रदान न करें। ऐसी जानकारी दें जो छात्र को उनके प्रदर्शन को समझने में सहायता प्रदान करे। फिर है, छात्रों को सुझाव प्रस्तुत करें, अनुशंसा प्रदान करें और अधिक जानकारी दें जो गहन संबंधों को प्रोत्साहित करती है। हम लोग 8वां नंबर पॉइंट देखेंगे, प्रदर्शन का आकलन। छात्रों का परीक्षण करके यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें कि आपका निर्देश कितना प्रभावी हुआ है। इसमें देखेंगे हम लोग, छात्रों को अधिगम देने से पहले यह परीक्षण करके देखें कि वे पहले से कितना जानते हैं। अधिगम देने के बाद परीक्षण करके यह देखें कि उन्होंने कितना ज्ञान या कौशल प्राप्त किया है। पूरे पाठ्यक्रम में या तो मौखिक रूप से या प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रश्न पूछते रहना चाहिए। यह मापने के लिए कि वस्तुनिष्ठ मानदंड का उपयोग करें, छात्र ने सामग्री में कितनी अच्छी दक्षता प्राप्त की है। और 9वां और अंतिम है हमारा, प्रतिधारण और हस्तांतरण को बढ़ावा देना, यानी कि सामान्यीकरण। देखते हैं इसमें, छात्रों को अपनी परिस्थिति में नवप्राप्त ज्ञान का उपयोग करके इस ज्ञान को आंतरिक बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उनमें पैराफ्रेस विचार होना चाहिए, अधिगम में सहायता के लिए रूपकों का प्रयोग होना चाहिए, कक्षा में उदाहरण को उत्पन्न करना चाहिए और अवधारणा मानचित्र का रूपरेखा बनाना चाहिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम की परिभाषा और विशेषता क्या होती है, तो आइए देखते हैं। अधिगम को सरल भाषा में सीखना भी कहा जाता है। शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एवं इनके उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं। ये आपस में इतने परस्पर व्यापक है कि हम शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को मिश्रित रूप से शिक्षण अधिगम से जानने लगे। जब अधिगम प्रभावशाली होगा तभी शिक्षण को भी प्रभावशाली माना जाएगा। यह कहा जा सकता है कि शिक्षण एक कार्य है तथा अधिगम उसकी एक उपलब्धि। इस प्रक्रिया को अच्छी प्रकार समझने से शिक्षण कौशल में भी सहायता मिलता है। अधिगम को परिभाषित करना काफ़ी सरल प्रतीत होता है। हम अपनी पूर्व आयु नई चीज़ें सीखने में ही बिता देते हैं। यह जीवन प्रयत्न चलते रहता है। अधिगम मूल रूप से मनोवैज्ञानिक है। अधिगम के माध्यम से मनुष्य नए कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और मूल्यों को अधिग्रहण करता है। अधिगम से कार्य की निष्पादन क्षमता बढ़ती है। अधिगम सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव नई चीज़ें सीखता है और अनुभव के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है। अधिगम शब्द को परिभाषित करना काफ़ी सरल प्रतीत होता है और हम सभी ने अपना पूरा जीवन नई चीज़ें सीखने में लगा दिया है। अधिगम मूल रूप से प्रकृति में मनोवैज्ञानिक है। कुछ मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं निम्न रूप से दी गई हैं, तो आइए देखते हैं। एक है गेट्स महोदय, इन्होंने कहा है अधिगम अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन होता है। फिर हमारे महान मनोवैज्ञानिक स्किनर जी लिखते हैं अधिगम प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो लिखते हैं अधिगम में व्यवहार, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण सम्मिलित होता है। अधिगम को प्रदर्शित करने की क्षमता में अस्थायी परिवर्तन के रूप में भी परिभाषित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत। पिछले कुछ दशकों में अधिगम की अवधारणा परिवर्तित हो गई है। इन वर्षों के दौरान विचार के 3
स्कूल प्रचलित पाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित हैं ये लोग। पहला है हमारा विचार का व्यवहारवादी स्कूल, यानी बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। यह स्कूल 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रमुख रहा। यह स्कूल मुख्य रूप से देखने योग्य और मापने योग्य पहलुओं पर केंद्रित था। उनके लिए अधिगम एक प्रोत्साहन प्रतिक्रिया, सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया के अलावा और कुछ नहीं है। जब शिक्षार्थी प्रबलित उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं तो उनकी प्रतिक्रियाएं प्रबल हो जाती है। इस प्रकार अधिगम एक प्रतिक्रिया सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, जब कोई शिक्षक लेखाकर्म यानी अकाउंटेंसी में छात्र से एक प्रश्न पूछता है और छात्र सही उत्तर देता है तो वह छात्र को उत्कृष्ट या बहुत अच्छा कहकर पुरस्कृत करता है। यह छात्र की प्रतिक्रिया के लिए सुदृढ़ीकरण के रूप में कार्य करता है, जो समय बीतने के साथ ताकत हासिल करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ड्रिल और अभ्यास और ट्यूटोरियल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। व्यवहारवादियों ने अधिगम के 3 मुख्य नियम प्रस्तुत किए हैं। तो पहला नियम है प्रभाव का नियम। प्रभाव का कानून प्रतिक्रिया के प्रभाव के महत्व पर जोर देता है। संतोषजनक परिणाम प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करते हैं, जबकि कष्टप्रद परिणाम इसे कमज़ोर करते हैं। इसलिए पुरस्कार और दंड अधिगम के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। फिर हमारा दूसरा नंबर है तैयारी का नियम। तैयारी का नियम छात्र की SR संपर्क बनाने की इच्छा को इंगित करता है। यानी SR का मतलब होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। फिर नंबर C है हमारा अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम अभ्यास के माध्यम से संबंध को मजबूत करने से संबंधित होता है। फिर हमारा दूसरा सिद्धांत है विचार का संज्ञानात्मक स्कूल। आइए देखते हैं। व्यवहारवादियों ने केवल देखने योग्य व्यवहार का ध्यान दिया। अधिगम से जुड़ी आंतरिक प्रक्रियाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार विचार के एक नए स्कूल, विचार के संज्ञानात्मक स्कूल का उदय हुआ। संज्ञानात्मकवादियों का मानना था कि प्रत्येक विषय की एक संरचना होती है। जब सूचना को संगठित तरीके से व्याख्यान या प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो शिक्षार्थी ज्ञान और कौशल को प्राप्त करते हैं। उनके लिए अधिगम संज्ञानात्मक संरचना में ज्ञान और कौशल का अधिग्रहण, आत्मसात और संयोजन होता है। फिर अगला हमारा स्कूल है विचार का रचनावादी स्कूल। आइए देखते हैं। इसमें रचनावादियों का मानना है कि अधिगम निष्क्रिय नहीं होता है। वे अधिगम को व्यक्तिगत मानने लगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के ज्ञान और कौशल का निर्माण अनुभव के परिणाम स्वरूप करता है। जैसे जैसे नया ज्ञान प्राप्त होता है, अधिगम या ज्ञान का निरंतर निर्माण होता जाता है। इसका अर्थ है कि नया अनुभव पिछले अनुभव के साथ एकीकृत होता है। रचनावादी स्कूल के तहत स्वतंत्र शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा और प्रोग्रामिंग आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ध्यान सामान्यीकरण योग्य कौशल पर होता है जो व्यक्तिगत खोज पर निर्भर करता है। आविष्कार अधिगम रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। यह जेरोम ब्रूनर द्वारा पेश किया गया था और यह पूछताछ आधारित निर्देश की एक विधि होती है। यह लोकप्रिय सिद्धांत शिक्षार्थियों को पिछले अनुभवों और ज्ञान पर निर्माण करने, उनके अंतर्ज्ञान, कल्पना और रचनात्मक का उपयोग करने और तथ्यों, सहसंबंधों और नए सत्य की खोज के लिए, नई जानकारी की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब हम जानेंगे कि अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। आइए देखते हैं इसके बारे में। हम पहले चरण के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम अधिगम के सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला है संघ का सिद्धांत। एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के मन और क्षमता की स्थिति का पता होना चाहिए।
अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षक को यथासंभव नए विचारों से पढ़ाना आरंभ करना चाहिए ताकि छात्रों का विकास हो सके। फिर हमारा दूसरा सिद्धांत है अस्पष्टता का सिद्धांत। देखते हैं इसको। अभ्यास का संपूर्ण और निरंतर मूल्यांकन और पुनर्निर्देशन किया जाना चाहिए। उसका उद्देश्य शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है हमारा स्वगतिविधि का सिद्धांत। यदि अधिगम अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करके लिया गया हो तो यह अधिक प्रभावशाली होता है। नंबर 4 है पुरस्कार का सिद्धांत। शिक्षक को शिक्षार्थियों के लिए पर्याय पुरस्कार के अवसर रखने चाहिए ताकि अधिगम चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक बना रहे। नंबर 5 है सिद्धांत अभ्यास का सिद्धांत। अधिगम का परिणाम सदैव तथ्यों की कार्यात्मक समझ से होना चाहिए। नंबर 6 है हमारा पर्यावरण के पोषण का सिद्धांत। भौतिक और सामाजिक वातावरण अनुकूल वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण अवयव हो सकते हैं। फिर हमारा 7वां है सिद्धांत परिवर्तनीय अधिगम की क्षमता का सिद्धांत। यह व्यक्तिगत अंतर की अवधारणा से भी जुड़ा रहता है। कुछ छात्र धीमी गति से सीखने वाले होते हैं तथा कुछ छात्र तीव्र गति से सीखते हैं। अधिगम संचार और अधिगम की क्षमता दर पर भी निर्भर करता है। फिर हमारा है 8वां नंबर एकाधिक प्रदर्शन का सिद्धांत। अधिगम के लिए छात्र को अभ्यासों से एक सेट की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए शिक्षण विधियों के संयोजन का उपयोग करके शिक्षण का छात्रों पर संचयी प्रभाव पड़ता है। और हमारा 9वां नंबर पॉइंट है अधिगम की क्षमता का सिद्धांत। 35 वर्ष की आयु के बाद अधिगम की दर में लगभग 1% की दर से गिरावट आती है। इस गिरावट के मुख्य कारणों में शारीरिक समस्याएं, कम बाहरी प्रेरणा, आदतें और एक विशेष विचारधारा का प्रभाव रहता है। आगे देखते हैं हम लोग का 10वां पॉइंट है सक्रिय प्रक्रिया का सिद्धांत। अधिगम एक व्यक्तिगत या निजी पसंद है, इसलिए कुछ अभ्यासों की आवश्यकता होती है और श्रव्य दृश्य यंत्र भी इसमें सहायता प्रदान करते हैं। नंबर 11 है नियम और अभ्यास का सिद्धांत। किसी विचार से क्यों और कैसे को नियम द्वारा समझाया गया है, इसलिए एक शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा बेहतर अधिगम के लिए नियम और अभ्यास को संतुलित करना चाहिए। और नंबर 12 है प्रभावी संचार का सिद्धांत। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयुक्त दृश्य श्रव्य सहायता को एकीकृत करके बेहतर शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। अब हमारा अगला पॉइंट है सीखने की पद्धतियाँ यानी कि लर्निंग मेथड्स। अधिगम विभिन्न रूप से लिया जा सकता है। हमारे संवेदी अंग इसमें सहायता प्रदान करता है। शिक्षण के अलावा बच्चों के सीखने के कुछ तरीकों को निम्न रूप से समझाया गया है। तो पहला है हमारा अनुकरण। हम देखते हैं कि छोटी लड़कियां सामान्य तौर पर अपनी माँ की नकल करती है और छोटे लड़के अपने पिता की नकल करते हैं। वयस्क भी दूसरे की नकल करते हैं। कम आत्मविश्वास वाले या कम निश्चयात्मक लोग आत्मविश्वासों और निश्चयात्मक लोगों की तलाश करते हैं। अभ्यास और समय बीतने के साथ वे स्वयं भी आत्मविश्वासी या निश्चयात्मक हो जाते हैं। नंबर 2 है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। अवलोकन सीखने का एक दिलचस्प साधन है। यदि हम अपने नेताओं या बॉस या शिक्षक के सामाजिक व्यवहार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उनके कार्यालय या आवास पर जाकर उनका बारीकी से निरीक्षण करना होगा। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है अनुभव यानी एक्सपीरियंस। अधिगम अनुभव पर आधारित और अनुसरण करता है। हम अपने अनुभव से बहुत सी बातों का अनुसरण करते हैं। जब हम कुछ अनुभव से गुजरते हैं और उस पर चिंतन करते हैं तो कुछ प्रश्नों की सहायता से हम उनके उत्तर खोजकर उससे बहुत कुछ सीखते हैं। फिर चौथा पॉइंट है शिक्षण यानी टीचिंग। शिक्षण एक विषय का चयन कराते हैं, इसे सामग्री और कार्य विश्लेषण के अधीन करते हैं
और व्याख्यान के माध्यम से छात्रों को विषय से अवगत कराते हैं। छात्र व्याख्यान सुनते हैं और परिणाम स्वरूप वे सीखते हैं। फिर अगला नंबर है निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस। निर्देश सामान्य तौर पर संज्ञानात्मक कौशल के बजाय शारीरिक स्थान से संबंधित होता है। सामान्य तौर पर प्रणाली में सहायक स्पष्टीकरण के साथ प्रदर्शन सम्मिलित होता है। परिणाम स्वरूप शिक्षार्थी ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। फिर छठा पॉइंट है परीक्षण और त्रुटि। जब किसी व्यक्ति को किसी समस्या का सामना करना पड़ता है और यह सुनिश्चित नहीं होता कि कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है, तो वह उस विकल्प को चुन सकता है जो उसे सही लगता है, वही सही है। यदि वह पाया जाता है कि वह काम नहीं करता है तो वह दूसरों के लिए जा सकता है। यह प्रक्रिया जब तक चलती रहती है तब तक वह सही समाधान पर नहीं पहुंच पाता है। परीक्षण और त्रुटि की इस प्रक्रिया में वह बहुत कुछ सीखता है। इसमें गणित जैसे विषय में सहायता मिलती है। अब हमारा अगला पॉइंट है नंबर 7 परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। आइए जानते हैं इसके बारे में। चिंतनशील में समस्याओं के वैकल्पिक समाधान पर विचार करने की प्रवृत्ति होती है। इसके विपरीत एक आवेगी व्यक्ति बिना किसी विचार विमर्श के विशेष रूप से अनिश्चित स्थितियों के मामले में अनायास प्रतिक्रिया करता है। चिंतनशील व्यक्ति संज्ञानात्मक शक्तियों का उपयोग करता है, जैसे कि तर्क और विश्लेषण उन चीज़ों को समझने के लिए जो उसे करने के लिए आवश्यक है। नंबर 8 है प्रयोग एक्सपेरिमेंटेशन। जब कोई व्यक्ति संदेह में होता है तो अंतर्ज्ञान और अनुमान पर भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं हो सकती है। वास्तविकता को जानने के लिए हमें प्रयोग का सहारा लेना पड़ता है। हमारी सोच एक बात हो सकती है और हकीकत कुछ और। यदि हम एक प्रयोग करना चुनते हैं तो हम निश्चित रूप से वास्तविकता पर पहुंच सकते हैं। एक प्रयोग के दौरान हम कई चीज़ें सीखते हैं। जैसा कि हमने देखा, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। अधिगम में हमारी सफलता काफ़ी हद तक सबसे उपयुक्त विधि का चयन करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है, न कि सबसे अच्छी विधि पर। अधिगम के लिए पदार्थ की प्रकृति और उन उद्देश्यों को देखना जिनके लिए इसे सीखा जाता है। हमारा अगला और अंतिम पॉइंट है पूछताछ यानी क्वेश्चनिंग। पूछताछ भी सीखने की एक अच्छी प्रविधि है। सिद्धांत रूप में पूर्ण अभिसरण, प्रश्न का केवल एक ही उत्तर होगा और पूर्ण भिन्न प्रश्न के अनंत उत्तर होंगे। प्रश्न तथ्यात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषण, काल्पनिक और निर्णयात्मक आदि हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे अधिगम की विशेषताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।